सबसे पहले फिगर बना लो। चलो देखते हैं। सबसे पहले नेमिंग कर देते हैं। ए, बी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई। क्वेश्चन में कहा गया है, इन ए सर्किट शोन इन द फिगर द कैपेसिटर सी इज इनिशियली अनचार्ज्ड एंड द की के इज ओपन। ये कैपेसिटर अनचार्ज्ड है और ये की ओपन है। इन दिस कंडीशन a current of 1 ampere flows through the 1 ohm resistor। 1 ohm resistor ये है और इस वाली आर में मतलब DER में 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। अगर हम देखें यहाँ पर तो GFR में डायरेक्शन ऑफ द करंट है G से F की तरफ। इसका मतलब G पॉइंट हाई पोटेंशियल पर होगा और F पॉइंट होगा लोअर पोटेंशियल पर। B, E और G ये तीनों एक साथ कनेक्टेड हैं, इसलिए ये तीनों सेम पोटेंशियल पर होंगे। और ADF ये तीनों एक साथ कनेक्टेड हैं, इसलिए ये तीनों सेम पोटेंशियल पर होंगे। इसका मतलब BEG ये हाई पोटेंशियल पर होंगे और ADF ये लोअर पोटेंशियल पर होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर्म DE में करंट की डायरेक्शन होगी E से D की तरफ और इस आर्म में 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। द की इज क्लोज्ड एट टाइम t is equal to t naught। Which of the following statement oblique statements is oblique are correct? Given है e to the power minus 1 is equal to 0.36 और इसके बाद ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है द वैल्यू ऑफ द रेसिस्टेंस ऑफ R is 3 ohm। दूसरा ऑप्शन दे रखा है for t is less than t naught the value of the current I1 is 2 ampere। तीसरा ऑप्शन दे रखा है at t is equal to t naught plus 7.2 microsecond the current in the capacitor is 0.6 ampere। और फोर्थ ऑप्शन है for t tending to infinity the charge on the capacitor is 12 micro coulomb। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ऑप्शन ए को। द वैल्यू ऑफ द रेसिस्टेंस ऑफ आर इज 3 ओम। इसको चेक करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 15 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, इसलिए इस आर में डायरेक्शन ऑफ द करंट होगी ये ए से बी की तरफ। इस आर में I1 करंट फ्लो कर रही है और यहाँ पर 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ ए बी आर में 1 प्लस I1 करंट फ्लो करेगी और 1 एम्पियर की करंट इस आर में चली जाएगी और I1 करंट होगी इस आर में, यहाँ पर I1 और यहाँ पर 1 प्लस I1। हम अप्लाई कर रहे हैं किर्चॉफ लॉ को। अप्लाई किर्चॉफ्स सेकंड लॉ फॉर लूप ए बी ई डी ए। ए बी ई डी ए इस वाले लूप में हम किर्चॉफ के सेकंड लॉ को अप्लाई कर रहे हैं।
हमने यहाँ पर एक क्लॉकवाइज लूप कंसीडर किया है, चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज लूप भी कंसीडर कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू किर्चॉफ सेकंड लॉ, सिग्मा ई इज इक्वल टू सिग्मा आई आर। लूप के अकॉर्डिंग मूव करते समय अगर हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एग्जिट करते हैं तो ईएमएफ को काउंट करेंगे पॉजिटिव, और अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल पर इंटर करते हैं तो ईएमएफ को काउंट करेंगे निगेटिव। तो इस तरीके से हम मूव कर रहे हैं और इस वाली बैटरी पर हम पॉजिटिव टर्मिनल से एग्जिट कर रहे हैं, इसलिए 15 को काउंट करेंगे पॉजिटिव, और इस तरीके से मूव करते समय 5 वोल्ट की बैटरी पर पॉजिटिव टर्मिनल पर इंटर कर रहे हैं, इसलिए 5 वोल्ट को कंसीडर करेंगे निगेटिव। 15 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू, अगर हम लूप के अकॉर्डिंग मूव कर रहे हैं और डायरेक्शन ऑफ द करंट भी मूवमेंट के अकॉर्डिंग ही है, तो आई आर को कंसीडर करेंगे पॉजिटिव, और अगर अपोजिट है तो आई आर को कंसीडर करेंगे निगेटिव। तो ए बी आर्म में रेसिस्टेंस है आर के बराबर, तो लिखेंगे 1 प्लस आई वन इंटू आर प्लस ई डी आर्म में भी हमारा मूवमेंट और करंट की डायरेक्शन सिमिलर है, इसलिए यहाँ पर भी आई आर कंसिडर करेंगे पॉजिटिव। आई की वैल्यू है 1 एम्पियर, रेसिस्टेंस है 1 ओम, तो 1 इंटू 1। 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस आई वन इंटू आर प्लस 1, तो 1 प्लस आई वन इंटू आर दैट इज इक्वल टू 9। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम डी, ई, जी और एफ इस लूप में किरचॉफ लॉ को अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाई किरचॉफ्स सेकंड लॉ फॉर लूप डी, ई, जी, एफ, डी। और हमने यहाँ पर भी क्लॉकवाइज लूप को कंसिडर किया है। सिग्मा ई इज इक्वल टू सिग्मा आई आर। इस तरीके से हम मूव कर रहे हैं, 5 वोल्ट की बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एग्जिट कर रहे हैं, इसलिए 5 को लेंगे पॉजिटिव, और कोई यहाँ पर बैटरी है नहीं, दैट इज इक्वल टू, हमारा मूवमेंट इस तरीके से है और डायरेक्शन ऑफ द करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए विद नेगेटिव साइन लिखेंगे 1 इंटू 1। और इस वाली आर में, जी एफ आर में डायरेक्शन ऑफ द करंट और हमारा मूवमेंट सेम है, इसलिए लिखेंगे प्लस 3 आई वन, तो 3 आई वन इज इक्वल टू हो जाएगा 6। दिस इम्प्लाइज आई वन इज इक्वल टू 6 अपॉन 3, तो आई वन इज इक्वल टू हो जाएगा 2 एम्पियर। इसका मतलब ये हुआ, ये जो करंट फ्लो कर रही है आई वन, इसकी वैल्यू होगी 2 एम्पियर के बराबर। इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग इन 1, 1 प्लस आई वन की वैल्यू है 2 इंटू आर डेट इज इक्वल टू 9, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा 9/3। दिस इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू 3 ओम। तो ऑप्शन ए में कहा गया है द वैल्यू ऑफ द रेसिस्टेंस ऑफ आर इज 3 ओम, तो यहाँ पर वैल्यू हमारी 3 ओम आई है, इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला देखते हैं। ऑप्शन बी, 40 लेस देन टी नॉट। फॉर लेस देन टी नॉट का मतलब हो गया अभी भी की ओपन है। द वैल्यू ऑफ द करंट आई वन इज 2 एम्पियर।
इसको हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। वैल्यू ऑफ द करंट I1 इज 2 एम्पियर, तो इसका मतलब ऑप्शन बी भी सही है। अब हम लोग चेक कर रहे हैं ऑप्शन सी को। अब हम लोग चेक कर रहे हैं ऑप्शन सी को। ऑप्शन सी में कहा गया है एट t इक्वल टू टी नॉट प्लस 7.2 माइक्रो सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि अब की को क्लोज कर दिया गया है और क्लोज करने के बाद 7.2 माइक्रो सेकेंड के बाद में द करंट इन द कैपेसिटर इज 0.6 एम्पियर। इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं। मान लेते हैं दो या दो से ज्यादा बैटरी या सेल पैरेलल में कनेक्टेड हैं और उनके ईएमएफ भी अलग-अलग हैं और उनका इंटरनल रेजिस्टेंस या उस आर्म में कनेक्टेड रेजिस्टेंस भी अलग-अलग है। यहाँ पर हमने 3 सेल या बैटरी कंसीडर की हैं, ईएमएफ E1, ईएमएफ E2, ईएमएफ E3 और इंटरनल रेजिस्टेंस R1, R2, R3 और इसके साथ में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R कनेक्टेड है। तो हम इन तीनों बैटरीज का इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं। इसका इक्विवेलेंट सर्किट होगा E नेट इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। इन तीनों का इक्विवेलेंट ई नेट, ये नेट इंटरनल रेजिस्टेंस आर नेट और यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। यहाँ पर जो ई नेट की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2 प्लस E3 अपान R3 और इस आर्म में फ्लो होने वाली करंट होगी I के बराबर, कंसीडर कर लेते हैं, अपान 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 और ये जो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 इस रिलेशन से। तो E की वैल्यू हो जाएगी ये और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल करके इसमें पुट करेंगे। तो इस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट ये होगा। अब इसी में एक चीज और समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर ये बैटरी E3 है और इसकी पोलैरिटी को हमने चेंज कर दिया। अब जो नेट ईएमएफ होगा उसके लिए यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन। इसी तरीके से अगर हम इसको शॉर्ट सर्किट कर दें, डायरेक्ट कनेक्ट कर दें, तो इस कंडीशन में यहाँ पर हो जाएगा 0 क्योंकि यहाँ पर कोई भी बैटरी या सेल कनेक्टेड नहीं है। अब जो ऊपर सर्किट हमारे पास गिवन है इसका इक्विवेलेंट सर्किट हम कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है
और ये गिवन है 3 ओम के बराबर। यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है और इसकी वैल्यू गिवन है 2 माइक्रोफैरेड। C इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरेड और यहाँ पर की कनेक्टेड है और अब इस की को क्लोज कर दिया गया है और क्लोज करने के बाद जो टाइम है दैट इज 7.2 माइक्रो सेकेंड ये गिवन है। और यहाँ पर एक हम बैटरी को कनेक्टेड मान सकते हैं ई नेट और यहाँ पर नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ई नेट की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 15 अपॉन आर और आर की वैल्यू दे रखी है। आर की वैल्यू हमने निकाली है 3 ओम के बराबर। तो 15/3 प्लस इस वाली आर्म के लिए 5/1 5/1 प्लस इस वाली आर्म के लिए 0/3 0/3 1/3 प्लस 1/1 प्लस 1/3। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 अपॉन और 3 यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं 1 प्लस 3 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 10 इंटू 3/5। तो ई नेट की वैल्यू आएगी 6 वोल्ट। तो यहाँ पर जो ई नेट की वैल्यू होगी दैट विल बी 6 वोल्ट। आर नेट निकालने के लिए 1 आर नेट इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/1 प्लस 1/3 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 1। तो आर नेट इज इक्वल टू हो जाएगा 3/5 दिस इज इक्वल टू 0.6 ओम। तो जो आर नेट है उसकी वैल्यू हो जाएगी 0.6 ओम के बराबर। अब यहाँ पर हम लोग लगा देंगे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का फार्मूला। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस P अपॉन सी आर। हमको फाइंड करनी है इस आर्म में फ्लो होने वाली करंट। GIHF में फ्लो होने वाली करंट। तो ये करंट की डायरेक्शन इस तरीके से होगी। ये है I और ये है H पॉइंट और इसमें फ्लो होने वाली करंट हम कंसीडर कर लेते हैं I के बराबर है और यही वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं। I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन सी आर माइनस 1 अपॉन सी आर। दिस implies I is equal to Q naught minus minus plus e to the power minus T upon CR upon CR। Q naught की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q naught की वैल्यू वो होगी जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा। तो Q इज इक्वल टू CV से C की वैल्यू दे रखी है 2 माइक्रोफैरेड 2 इंटू 10 द पावर माइनस 6 और V की वैल्यू हो जाएगी 6 वोल्ट के बराबर। दैट इज 12 इंटू 10 द पावर माइनस 6 कूलाम। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा 12 इंटू 10 द पावर माइनस 6 कूलाम और यहाँ पर सी आर की वैल्यू होगी
टी आर इज इक्वल टू सी की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻6 और आर की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा है और ये है 0.6 ओम, तो 3 प्लस 0.6, 3 प्लस 0.6, तो ये हो जाएगा 7.2 इंटू 10⁻⁻6। तो ई टू द पावर माइनस टी की वैल्यू है 7.2 माइक्रो सेकेंड, तो 7.2 इंटू 10⁻⁻6 अपान सी आर की वैल्यू है 7.2 इंटू 10⁻⁻6, यहाँ पर भी 7.2 इंटू 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 10⁻⁻6 कैंसिल आउट हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू 12 अपान 7.2, यहाँ पर हो जाएगा ई टू द पावर -1 और ई टू द पावर -1 की वैल्यू दे रखी है 0.36, 12 अपान 7.2 इंटू 0.36, पॉइंट हटा देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 0, 26 upon 10, this implies I is equal to 0.6 एम्पियर। तो जो ऑप्शन दे रखा है सी, एट t is equal to t naught plus 7.2 microsecond, the current in the capacitor is 0.6 एम्पियर, तो ये ऑप्शन भी सही है। अब हम लोग चेक करते हैं फोर्थ ऑप्शन को। फॉर t tending to infinity, the charge on the capacitor is 12 microcoulomb. t tending to infinity, t tending to infinity, इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है। इसका मतलब हमको फाइंड करना है क्यू नॉट, और क्यू नॉट हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 12 इंटू 10⁻⁻6, तो क्यू नॉट की वैल्यू होगी 12 इंटू 10⁻⁻6 या 12 माइक्रो कूलाम। तो फोर्थ ऑप्शन 12 माइक्रो कूलाम, और फोर्थ ऑप्शन में जो चार्ज की वैल्यू दे रखी है 12 माइक्रो कूलाम है, फॉर t टेंडिंग टू इंफिनिटी द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज 12 माइक्रो कूलाम, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन के चारों ऑप्शन सही हैं, ए, बी, सी एंड डी। नोट कर लो।